नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया तो नहीं, लेकिन हाल फिलहाल की ही है। हुआ कुछ यूं कि 2 फरवरी 2026 को पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले राजू मिश्र, जिनका बेटा मुंबई में था। राजू मिश्रा भी पिछले 40 वर्षों से मुंबई में ही रहते हैं। उनके चाचा राजू मिश्रा के भाई पप्पू मिश्रा गांव में ही रहते हैं। अचानक सबके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया, व्हाट्सएप मैसेज आया। और व्हाट्सएप मैसेज था उनके बेटे सौरभ का, राजू मिश्रा के बेटे सौरभ का, कि वो सुसाइड कर रहा है। लोग घबरा गए, फ़ोन मिलाने की कोशिश की, फ़ोन स्विच ऑफ आया। आनन फानन में पप्पू मिश्रा ने अपने जो उनके साथ के लोग थे उन्हें, आसपास के जो लोग थे, रिश्तेदार थे, उनसे संपर्क करने के लिए कहा, जहां वो रहता है वहां जाने के लिए कहा। और फिर 1 घंटे में ये सूचना आ गई कि वास्तव में सौरभ ने सुसाइड कर लिया है। हाहाकार मच गया। लोगों ने उसके ससुराल यानी उसकी पत्नी, जिससे संबंध बहुत खराब चल रहे थे, उसको भी, उसके घर वालों को भी सूचना दी गई। तो उन्होंने भी बताया कि उनके यहाँ भी ये मैसेज व्हाट्सएप पर आया है कि सौरभ मिश्रा ने सुसाइड कर लिया। उसके कारण उन्होंने दिए हैं। और धीरे धीरे फिर सभी रिश्तेदारों के मोबाइल फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर ये मैसेज चलने लगे, जिसमें उसका सुसाइड नोट था। सुसाइड नोट उसने सब लोगों को लिखा जो उसके संपर्क, जो उसके लोग थे। मसलन अपनी पत्नी पूजा को लिखा, अपने पिता को लिखा, अपनी बहुत छोटी बेटी, हमारे ख्याल से 3 साल की बेटी नैना को लिखा, माँ को लिखा, अपने छोटे भाई को लिखा, अपने चाचा को लिखा। और सबको लिखा कि मैं बहुत अब तंग आ गया हूँ, परेशान हो गया हूँ अपने वैवाहिक जीवन से आने वाली परेशानियों, कानूनी पेचीदगियों और बार बार मुंबई से पटना की दौड़ लगाने पर, जिसमें उसके विरुद्ध एक एफआईआर उसकी पत्नी ने लिखा रखी थी। झंझावातों से जूझते जूझते सौरभ मिश्रा ने एक दिन ये डिसाइड किया, एक दिन तय किया कि अब उसे अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेनी चाहिए। इन सारी परेशानियों से वो एकदम उकता गया था, परेशान हो गया था। खैर, सौरभ ने आत्महत्या क्यों की, क्या कारण था, ये जानने के लिए उसके घर वालों ने भी और पुलिस ने भी, स्थानीय लोगों ने भी, जिसके जो संबंध थे, उन्हें जानने का प्रयास किया। सबसे पहले उसके गांव जाने का गए लोग। पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना क्षेत्र में धर्मपुर गांव है। यहीं पर सौरभ रहा है शुरुआती दौर पर, लेकिन पढ़ाई लिखाई सब उसकी मुंबई में हुई, क्योंकि वो वर्तमान में नवी मुंबई में रहता था। उसके चाहने वालों ने, उसके दोस्तों ने, उसके यारों ने इसको बहुत गहराई से जांच करने का फैसला किया कि क्या क्या वजह रही होगी। जो उसकी उम्र थे, बड़ा सोशल था और बहुत उसके यार मित्र दोस्त बड़ी संख्या में उसको बहुत मानते थे। बहरहाल, उसके घर का पता नहीं था। धर्मपुर गांव पहुंचकर उन लोगों ने पूछा, सभी गांव वालों ने सौरभ का पता बता दिया। वहां पर सौरभ के चाचा पप्पू मिश्रा मिले और उनकी दादी जयकला देवी मिली। पप्पू ने बताया कि राजू मिश्रा यानी उनके बड़े भाई करीब 40 साल से मुंबई में रह रहे हैं। सौरभ का जन्म मुंबई में हुआ, और लेकिन वो लोग कभी कभी गांव जरूर आते हैं, साल में 1-2 बार किसी शादी में, प्रयोजन में, पूजा में जरूर आते हैं। और उसके बाद उन्होंने फ़ोन से, उनके दोस्तों ने कहा कि साहब हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं। उस दिन से एक दिन पहले सब लोग गांव आए थे। उनके हम लोगों के दादा का, परदादा का श्राद्ध था, कोई
फैमिली कार्यक्रम था, तो वो पति पत्नी दोनों आए थे, यानी भैया भाभी दोनों आए थे। वो वापस जा रहे थे, रास्ते में ही उनको इस तरह का व्हाट्सएप आया और फिर ये सूचना मिली। राजू मिश्रा फ़ोन पर सिसकियां भर के रोने लगे। उनका बेटा इस तरह से परेशान होकर, और वो उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। पिता राजू मिश्रा ने बताया कि बहू और उसके परिवार के लोगों ने मेरे बेटे को मरने के लिए विवश किया। पत्नी और ससुराल वालों के मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर मेरे बेटे ने आत्महत्या की है। बहू, उसके माता पिता और दो भाई, ये कंबाइंड रूप से व्हाट्सएप पर ग्रुप कॉल करके सौरभ को लगातार धमकाते थे, परेशान करते थे, उत्पीड़न करते थे, मानसिक रूप से उसे तोड़ते थे। ये बात कहते कहते पिता राजू मिश्रा फूट फूट कर रोने लगे। बोले, मेरे बेटे को धमकाया जाता था कि बर्बाद कर दूंगा। परिवार के साथ रहने पर उसने सब सह लिया जब सब लोग साथ थे, लेकिन जब पत्नी छोड़ के अपने मायके चली गई और वो अकेला पड़ गया, तो फिर वो मानसिक रूप से रोज टॉर्चर किया जाता था। उन्होंने बताया कि बड़े धूमधाम से हमने अपने बेटे की शादी की थी, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। फिर उनसे पूछा, उनके जो चाहने वालों में ऑफिस के भी कुछ लोग थे जो पूरी बात नहीं जानते थे। तो पिता राजू मिश्रा ने बताया कि सौरभ का जन्म नवी मुंबई में हुआ था। वहीं उसने पढ़ाई की, पहले इंजीनियरिंग की, फिर 2013 से 15 के बीच एमबीए भी किया। वो इस समय हीरो कंपनी में काम कर रहा था। 16 अप्रैल 2021 को उसकी शादी बड़े धूमधाम से मोतिहारी के पताही थाना क्षेत्र के पदुमकेर गांव है, वहाँ के निवासी कृष्णदेव झा की की बेटी पूजा से हुई थी। लेकिन परिवार में किसी को उस समय, उस शादी के समय, जरा सा भी भान नहीं था कि उनकी बहू एक दिन उस पूरे परिवार को ये दिन दिखाएगी। उन्होंने कहा, पूजा कुल 4 दिन गांव में रही, फिर मायके चली गई। इसके बाद मुंबई आई अपने ससुराल, वहाँ सिर्फ 1 महीने रही, फिर ये कहकर चली गई कि उसका मन यहाँ नहीं लग रहा है। ठीक बात भी है, लड़कियाँ नई नई जब ससुराल जाती हैं, इतने दिनों अपने घर में, मायके में, दोस्तों के बीच, परिवार वालों के बीच, रिश्तेदारों के बीच रही, तो एकदम नई जगह आने में उन्हें एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है। फिर पता लगा कि वो गर्भवती है, ऐसा सौरभ के पिता ने बताया। परिवार ने कहा कि पटना में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इसलिए वहीं रहो, लेकिन वो भाई को बुलाकर बुलंदशहर चली गई। बाद में जानकारी मिली कि वो वहाँ से कोटा चली गई और वहीं पर उसने इस बच्ची को जन्म दिया। सौरभ वहाँ गया। इसी दौरान ससुर ने बच्ची को गोद में लेकर धमकी दी कि यही बच्ची तुम्हारा उपाय करेगी। वो बच्ची के पैदा होने पर बहुत खुशी में तमाम सामान सब लेकर अपनी पत्नी के लिए, उनके माँ बाप के लिए, उनके भाइयों के लिए खुशी का दिन था। लेकिन उस दिन भी पूजा के पिता ने उसको बहुत धमकाया, बहुत कहा सुनी हुई, और सौरभ बहुत ही जैसे वो कहते हैं कि बहुत बुझे हुए मन से वापस मुंबई लौट आया। खैर, उन्होंने ये भी बताया कि 2023 में ही, मैंने आपको बताया था कि इनकी शादी 2021 को हुई थी, अप्रैल 2021 को, और 2023 में पूजा ने पटना के रूपसपुर थाने में दहेज उत्पीड़न का एक मुकदमा अपने पति, सास, ससुर और देवर, इन सब के खिलाफ लिखवा दिया। इस सिलसिले में सौरभ कई बार मुंबई से पटना कोर्ट की डेट के चक्कर में आया जाए। इससे पहले भी एक बहुत अच्छे इंजीनियर लड़के ने सुसाइड किया था। बहुत डिटेल उसने अपना सुसाइड नोट भेजा था कि किस तरह से वो अदालतों के चक्कर लगाते लगाते थक गया है, परेशान हो गया है, प्रताड़ित हो रहा है, और फिर उसने डिटेल एक सुसाइड नोट लिखकर और सुसाइड कर लिया था। केस के सिलसिले में वो मुंबई से पटना आने जाने में परेशान रहता था। वो पत्नी से केस खत्म करके साथ में रहने की अपील भी करता था, लेकिन वो किसी कीमत पर नहीं मानी। उसने कहा, कोर्ट
हर महीने 25,000 रुपये भरण पोषण देने का कोर्ट ने आदेश दिया था, मेंटेनेंस का जिसे कहते हैं, दफ़ा 25 की मेंटेनेंस का दावा जो होता है। और पिता ने बताया कि मेरा बेटा नियमित रूप से कोर्ट द्वारा नियत की गई तिथि से पहले ही 25,000 रुपये हर महीने उसे भेजता था, लेकिन उसके बाद भी पूजा और उसका परिवार उसे धमकाता था, मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। इस वजह से वो परेशान रहने लगा, लेकिन उसने परिवार से ये सब बातें कभी नहीं बताईं। घटना वाले दिन का जिक्र करते हैं कि उनके पिता की बरसी थी और जिसके चलते वो पत्नी के साथ गांव गए हुए थे। 1 फरवरी को वो मुंबई लौट रहे थे और लौटते समय ही उनकी बात बेटे सौरभ से हुई थी, करीब रात के 8 बजे। और उसने कहा कि मैंने खाना मंगा लिया है और अभी खाना खा लूँगा मैं। और छोटे चाचा भी उसके आए थे, ऐसा सौरभ ने वहाँ से बताया कि हम दोनों लोग मिलके खाना खा लेंगे। लेकिन उसके बाद ही मोबाइल का स्विच ऑफ हो गया, मैसेज भी उन्होंने देर से देखा। फिर दादी उसकी बोली जयकला देवी, उन्होंने कहा कि सौरभ का नाम, उनको जैसे ही सौरभ के लिए बताया कि हम लोग उनके दोस्त हैं, हम उसके बारे में जानने आए हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उनकी आंखों में, दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि ये कैसा कानून है जिसमें केवल लड़का ही दोषी होता है। इसके चलते मेरे घर का चिराग बुझ गया। मैं अपने पोते के लिए न्याय मांग रही हूँ। पूजा को सजा मिलनी चाहिए। अब आप वो सुसाइड नोट सुनिए, कलेजा आपका भीतर से हिल जाएगा। अपनी पत्नी के लिए लिखता है कि डियर वाइफ पूजा, अब कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। सल्फास का सुझाव देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग सल्फास फॉर सुसाइड। मैं वैवाहिक विवाद के मामले में हो रहे कानूनी उत्पीड़न से तंग आ गया हूँ, इसलिए अपना जीवन समाप्त कर रहा हूँ। मैं पूरी तरह निर्दोष हूँ। मैंने कभी दहेज की कोई मांग नहीं की। इसका कोई भी सबूत मेरे ससुराल वालों पर नहीं है और न ही मैंने अपनी पत्नी या किसी अन्य के साथ किसी तरह का हिंसक व्यवहार किया गया है, जैसा आरोप लगाकर मेरे विरुद्ध, मेरे परिवार वालों के विरुद्ध एफआईआर लिखाई गई है। फिर उसने अपने माँ बाप के लिए एक सुसाइड नोट लिखा। लिखा कि प्रिय मम्मी पापा, मैं जो कदम उठा रहा हूँ उसके लिए जो मुझे माफ़ कर देना। शायद आप दोनों ने कभी कोई गलती नहीं की, लेकिन मैं कमज़ोर पड़ गया। इस उम्र में मुझे आप लोगों की सारी टेंशन दूर करनी चाहिए थी। मेरी वजह से आप दोनों बिना गलती के इतनी परेशानी झेल रहे हैं। मुझसे ये अन्याय सहा नहीं जा रहा है। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और जल्दी सामान्य हो जाइए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरी दुनिया घूमें, मजबूत बने रहिए। फिर अपनी बेटी के लिए लिखा जो 3 साल की है कि प्रिय बेटी नैना, कोई कुछ भी कहे, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है और हमेशा करता रहूँगा। खुश रहो। वहीं अपने भाई के लिए सौरभ ने लिखा कि प्रिय ऋषभ, माफ़ करना, मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। मजबूत रहना और मम्मी पापा का ख्याल रखना। तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा हो। फिर अपने चाचा को लिखा कि प्रिय अंकल, दुखी मत होना। आपके नहीं चाहते हुए भी मैंने आपको टेंशन दे दिया। न्याय के सामने एक इंसान महज एक आंकड़ा बनकर रह जाता है और इस आंकड़े की कोई अहमियत नहीं होती। हाँ, मैं वैवाहिक विवाद के मामले में कानूनी उत्पीड़न के कारण अपना जीवन खत्म कर रहा हूँ। अपने अंतिम बयान, डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में मैं इसे प्रस्तुत करता हूँ कि मैं पूरी तरह निर्दोष हूँ और मैंने कभी भी दहेज की कोई मांग नहीं की है, ना ही अपनी पत्नी या किसी और के साथ हिंसक व्यवहार किया है। सोचिए कितना मतलब दर्द भरा ये, मरने के पहले किसी के उद्गार जो होते हैं वो कभी गलत, झूठे,
या बहकाने वाले नहीं होते हैं। जो कुछ भी वो कहे, उसको पता था कि मैं बस व्हाट्सएप करूँगा, उसके बाद मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। और फिर उसने इतनी इतनी चीज़ें, अपने माँ बाप के प्रति उसका जो प्यार था, वो कहता है कि जिस उम्र में आपकी सारी टेंशन हम लोगों को हमें दूर करनी चाहिए थी, और आप मेरी वजह से सारा टेंशन ले रहे हैं। भाई के लिए भी वैसे ही लिखा, बेटी के लिए जो लिखा वो बहुत ही मार्मिक था। आज की घटना देखिए, आज एक पति, एक पुत्र, एक भतीजा और एक पिता, वो सब कुछ था, अपनी ससुराल वालों और पत्नी के व्यवहार से परेशान होकर कानूनी दांवपेच में मुंबई और पटना के बीच चकरघिन्नी बनकर रह गया था। और फिर जब उसे सारे रास्ते बंद दिखने लगे, तो उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसने सुसाइड नोट में पत्नी के लिए लिखा था कि सल्फास खाकर सुसाइड करने की सलाह के लिए धन्यवाद। अब सोचिए, किसी के अंतर मन में मरते समय ये जो भाव आ रहा है अपनी पत्नी के प्रति, एक तरफ तो लिख रहा है डियर वाइफ पूजा, और दूसरी तरफ उसका धन्यवाद दे रहा है कि तुमने जो सल्फास खाकर सुसाइड करने का सुझाव दिया था उसके लिए मैं आभारी हूँ। सल्फास खाकर ही उसने सुसाइड किया था। यानी पत्नी ने कभी कहा होगा कि मर जाओ, सल्फास खाकर मर जाओ। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े में सड़क के किनारे बसे हुए लोगों को कभी कभी आप पति पत्नी के झगड़े को देखिए, वो इसी तरह का व्यवहार, इसी तरह के शब्द प्रयोग करते हैं। आज ही मर जाओ, चले जाओ नदी में कूद के मर जाओ, ये उसकी नाराजगी होती है। लेकिन ये तो पढ़े लिखे लोग थे, और इस तरह का व्यवहार इनसे कभी अपेक्षित नहीं था जो पूजा ने अपने पति के लिए किया था। शादी के 6 महीने बाद ही ऐसे हालात क्यों बने, ये भी विषय है सोचने का, विवेचना का विषय नहीं है। देखिए, पुलिस के लिए या कानूनी तौर पर ये फाइल खत्म हो गई। आत्महत्या का मतलब क्लोजर रिपोर्ट। एक आदमी ने ये मान लिया कि मैंने आत्महत्या की, ये मान लिया, बता दिया कि किन कारणों से हत्या की। पुलिस के पास सिर्फ ये था कि लाश को उतार के पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम करा दे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगा के जो उसने सुसाइड नोट लिखा है उससे मैच कर ले कि हाँ इसने सुसाइड ही किया है, 2 पर्चे काट के मुकदमा बंद। लेकिन सामाजिक रूप से एक व्यक्ति के अंतरात्मा की बात, किन परिस्थितियों में ऐसा किया उसने, ये सब सोचने का विषय है। मैंने जाने कितनी अपराध की सच्ची घटनाओं में बताया होगा कि जिस शादी में लड़की की माँ का लड़की की ससुराल में ज़्यादा दखल होता है, उस परिवार को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाता। सैकड़ों किस्से मैंने अब तक बताए हैं, अपराध की बिल्कुल सच घटनाएं बताई हैं, जहाँ लड़की को तो विदा कर दिया, वो ससुराल पहुंच गई, लेकिन उसकी जो रनिंग कमेंट्री सुबह से रात में सोने तक चलती रही, उसने पूरा घर बर्बाद करके रख दिया। सवेरे सवेरे उठी, क्या कर रही हो? उनका चाय बना रही हो। बोले अच्छा, वो बुढ़िया सो रही हो, तुम चाय बना रही हो, सबके लिए बना रही हो? उन्होंने कहा हाँ मम्मी, सबके लिए बना रहे हैं। बोले खबरदार, आज के बाद सबके लिए नहीं बनाओगी, अपना और अपने पति का बनाओ, उनको चाय पिलाओ। जिसको चाय पीनी हो, किचन खुला हुआ है, दरवाज़ा उसका ताला बंद नहीं होता है, जाए अपना चाय बनाए और पिए। और तुम अपने जो कुछ बनाओ अपने पति के लिए बनाओ, खाना भी बनाओगे तो अपने लिए बनाओ, उनसे कहो अपना बना के खाएं। अगर सबके लिए तुम चाय बनाओगी तो कल कोई पूरे घर का बर्तन धुलवाएंगे, फिर पूरे घर के कपड़े तुमसे साफ कराएंगे। और ऐसे ही अब एक रनिंग कमेंट्री थी, वो बंद हो गई। समझा दिया उसको कि नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है, परेशान हो जाओगी तुम, दिन भर यही करोगी तो बाकी क्या करोगी, बच्चे है तुम्हारे। दुनिया भर की बातें, इस तरह के जहरीले ज्ञान वो शुरू करती है। फिर अपना भी थोड़ा बहुत काम निपटाया, फिर फ़ोन किया, क्या कर रही हो?
अच्छा, तो ये कहे कि कोई निकल गया, नहीं, बिल्कुल मत किया करो। कोई कहे उसे पूरा जवाब दिया करो। अगर तुम जवाब नहीं दोगी, चुपचाप सुनोगी, तो पूरा घर मिलकर तुमको सुनाएगा। ये बहुत ही सामान्य, ऐसा उन्होंने कहा होगा कि नहीं कहा होगा, लेकिन ये सामान्य घरों की सामान्य कहानी है कि रनिंग कमेंट्री सुबह से शाम तक उस बच्ची को, जिसको उन्होंने गाजा बाजा बारात के साथ विदा किया है, उसके उस अपनेपन में कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, ये भी नहीं सोचा कि वो जिसके यहाँ गई है उसको एडजस्ट होने दीजिए, उसे अपने हिसाब नहीं। ऐसा करोगी तो ऐसा होगा। मतलब ससुराल वालों के खिलाफ ये जहरीला ज्ञान पूरा दिन शुरू रहता है और बस यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। अगर कोई कुछ कहे तो जवाब दिया करो, तुरंत मना कर दिया करो, तुरंत कह दिया करो, और फिर उसको 2-4 महीने या महीने 2 महीने के भीतर ही मायके बुलवा लेंगे। अरे वहाँ तो परेशान हो जाओगे तुम सो भी नहीं पाई आज रात भर। अब ऐसे दिन भर खाना बनाओ, रात भर खाना बनाओ, तुम्हारी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। तुम घर आओ। आ गई। अब फिर ससुराल वाले के साथ भेजिए उनको, बिटिया को भेजिए। अब तो 1 महीना हो गया, तो फौरन ऐसी माँ उनको कहेगी कि पहले अलग मकान लो, मेरी बेटी अलग मकान में रहेगी। वो नौकरानी नहीं है, बहू बनकर गई है। पूरे घर का घर की चाय बनाए, खाना बनाए, बर्तन धोए, कपड़ा धोए, ये उसका काम नहीं है। अब आप सोचिए कि जो लड़का अपने परिवार के साथ पिछले 30 सालों से रह रहा हो, माँ के हाथ का खा रहा हो, पिता का पालन पोषण उसे मिला हो, उसके लिए आप एक दिन कहिए कि आप अपनी बीवी को लेकर अलग मकान में रहिए, तो ऐसे परिवार को बर्बाद होने से कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, पुराने समय में जब लोग शादी के लिए लड़की देखने जाते थे, पुराने लोग, अनपढ़ लोग, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत था उनको, सैकड़ों साल का एक्सपीरियंस था। टोला पड़ोस में जो कुछ होता था वो बैठ के, काम तो कोई होता नहीं था, खेती किसानी के समय में खेती किसानी के, शाम को बैठ के जाड़े में अ, आग तपाई हुई, 20 लोग बैठे हुए हैं, गर्मी में अपना किसी पेड़ के नीचे खटिया बिछाया, सो गए, 4 लोग इकट्ठा हुए, अपना बातचीत हो रही, तो तजुर्बा बहुत था। तो जब वो लड़की देखने जाते थे तो सबसे पहले टोला पड़ोस से लड़की की माँ के बारे में जानना चाहते थे कि ये घर का काम कौन करता है, सुबह कुएं पर ये पानी भरने जाती है कि नहीं जाती है, गांव का जो बनिया है उसके यहाँ सामान लेने जाती है कि नहीं जाती है, पड़ोस में पट्टीदारों में जो आपस में झगड़ा है, झगड़े के समय ये उसमें दखल देती है कि नहीं। छोटी छोटी बातें जो गांव देहात में रोज होती हैं, इसकी जानकारी वो करते हैं। और इसी पूरी जानकारी में अगर उनको ये एहसास हुआ, एक शब्द इस्तेमाल किया है कि महतारी बहुत चटक बा, यानी माँ उसकी चटक है, तेज है, लौट के जैसे ही ये बात बताई जाती है, फिर महिलाएं ये कहती हैं कि शादी नहीं करनी है, उपाय ढूंढो कैसे मना करना है। और फिर उपाय पर बहस होती है घर में कि ये शादी नहीं हो सकती। जिस लड़की की माँ ऐसी है, उस लड़की को यहाँ, वो लड़की जब हमारे यहाँ आएगी तो कैसा व्यवहार करेगी, इसका अंदाज़ा लगता था। और जब लड़के की दिखाई में कोई लड़की वाले जाते थे तो लड़के के बाप के बारे में जानकारी लेते थे कि अगर बाप सीधा साधा मेहनती है, बदजुबान नहीं है, तो उसके संस्कार देख के वो लड़के के लिए तुरंत हाँ कर देते थे। कि बाप का, यानी कहने का आशय ये कि बाप के व्यवहार और बाप के की आदतों या बाप की जो रेपुटेशन है उसकी झलक बेटे पर, और माँ के व्यवहार के आचरण की झलक उनकी बेटी पर होती है। ऐसा पुराने समय से ये कथानक चला आ रहा है। तो बहुत बदल गया, मैं इसीलिए पुराने समय की बात बता रहा हूँ। तो जहाँ भी पूजा जैसी लड़की होगी उसकी माँ उससे भी 4 कदम आगे होगी। अगर पुराने लोगों से आप बातचीत करें तो ऐसा ही मानकर वो ऐसी ही बात बताएंगे। और आज की घटना में भी यही हुआ। अपने परिवार में पूजा की माँ का अपने पति, अपनी लड़कियों, अपने लड़कों पर पूरा कंट्रोल था। उनके इशारे पर, एक इशारे पर, वो सही कहें या गलत कहें, ये पूरा परिवार एक हो जाता था। और
पूजा की ससुराल में माँ का दखल था। अपने सभी बेटे बेटियों को, पति को बताती थी कि उसको परेशान कर रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं, सवेरे 7 ही बजे उठा देते हैं, चाय बनवाते हैं। अरे भाई, कोई नई बात नहीं है ये। बहू जाती है तो शुरू में 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 1 महीने वो परिवार में अपने आप को घुलने के लिए, घुलने मिलने के लिए, लोगों को जानने के लिए, रिश्तेदारों को पहचानने के लिए ये सब उपक्रम किए जाते हैं कि 10 महिलाएं आई हैं, बेटा मिठाई खिला दो, चाय बना के ले आओ। लेकिन इसी को वो अदरवाइज अपने परिवार में अपने बच्चों को ये बताती थी कि उसके साथ वहाँ पर जाति हो रही है। और पूजा की ससुराल में दखल देने लगा या देता होगा ये पूरा परिवार, और पूजा की बसी बसाई गृहस्थी इन लोगों ने उजाड़ दी। आप यकीन करिए कि अब पूजा की शादी यानी दोबारा शादी करने को भी कोई लड़का या उसका परिवार आगे नहीं आएगा। बहुत मुश्किल है ये। एक बार ये सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है और ये पता लग जाता है कि इसी लड़की की वजह से एक पूरा परिवार तबाह हो गया, तो फिर अपने परिवार का लड़का या कोई लड़का उसकी तरफ जल्दी कदम नहीं बढ़ाता। ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आशा है आप हमारी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।